हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी ने हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए न्यू सिलेबस प्रोवाइड किया है और इस न्यू सिलेबस के आधार पर सभी सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ये भी क्लियर किया है बीपीएससी ने। दोस्तों, इन सभी सब्जेक्ट का मैं आपके बीच में क्लासेस एक एक करके लेकर के आता रहा हूँ और आगे भी जब तक कि आपका एग्जामिनेशन खत्म ना हो जाए प्रैक्टिस सेट और क्लासेस आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा। दोस्तों, साइंस में मैंने आपके बीच में न्यू सिलेबस के आधार पर 2 क्लासेस आपके बीच में अपने चैनल के माध्यम से, और इन 2 क्लासेस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 100 हैं और सभी क्वेश्चंस पूरे सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि आपसे क्लास 8 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी क्लास 8 तक को ध्यान में रख करके ये पिछला 2 क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड किया है। और इन दोनों क्लासेस का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में क्लास नंबर 3 लेकर के उपस्थित हूँ और इसमें भी मैंने कोशिश किया है कि उन्हीं सब प्रश्नों को रखा जाए जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से देखना चाहिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो दोस्तों, पिछले 2 क्लासेस में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताएं उसके बाद के जो प्रश्न हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाइड्रा में जनन की विधि है। देखिए, हाइड्रा जो है वो किस तरह का होता है आपने देखा होगा। इस तरह का ये हाइड्रा होता है। यहाँ पर ये इसका वर्ड इस तरह से इसमें इसके वर्ड्स होते हैं और इसी में क्या होता है कि एक साइड से इस तरह का भी एक हाइड्रा समझ लीजिए कि निर्माण हो जाता है और ये क्या होते हैं कि ये इसके शरीर से अलग हो जाते हैं और पूरी तरह से एक अलग हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, विखंडन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। यानी इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि समान स्थितियों में बाह्य निषेचन किसमें होता है? मेढक, कुत्ता, मानव, बिल्ली। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मेढक। यानी समान स्थितियों में जो बाह्य निषेचन होता है वो मेढक में होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? शुक्रवाहिका, अंडाशय, गर्भाशय या डिंबवाही नालिका। अब देखिए, इसमें अंडाशय भी आता है, गर्भाशय भी आता है, डिंबवाही नालिका भी होती है। ये सभी स्त्री प्रजनन अंगों के पार्ट हैं। कौन नहीं है? ये शुक्रवाहिका, क्योंकि ये स्त्री प्रजनन अंगों के पार्ट ना हो करके ये पुरुष प्रजनन अंगों के पार्ट हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि कौन प्रजनन अंग में नहीं आता? स्त्री प्रजनन अंग में नहीं आता, तो यह है शुक्रवाहिका। बाकी जितने भी हैं वो स्त्री प्रजनन अंग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य में आम तौर पर अलिंग सूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है? 10, 21, 20 या 22। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 22। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भाग लेते हैं, जो लिंग सूत्र जोड़े होते हैं, वो एक्स और महिला में एक्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम और पुरुष में एक्स और वाई होते हैं, महिला में तो एक्स ही होता है। तो जिससे जो सूत्र, जो लिंगीय सूत्र एक भाग लेते हैं वो एक्स और वाई लेते हैं। बाकी जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं और उसमें अलिंग सूत्र के जोड़ों की संख्या क्या है? वो है 22। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। इनके संलयन से क्या बनता है? अंडाणु, गर्भस्थ शिशु, भ्रूण या युग्मनज। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, युग्मनज। यानी कि जो जंतुओं में जनन अंग नर के होते हैं और मादा युग्मक जब
उत्पन्न होते हैं और संलयन करते हैं तो युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ऐसा नहीं है कि ये भूगोल है, ये जो क्लास 8 तक सिलेबस है एनसीईआरटी का उसी को ध्यान में रख करके मैंने बनाया है और सभी बिंदुओं से मैंने प्रश्नों को संग्रहित किया है। तो अब चलिए वन से जो रिलेटेड एनसीईआरटी का एक जो सिलेबस के अंतर्गत कंटेंट है क्लास 8 तक उसमें हम लोग देखते हैं नीलगिरी, नंदा देवी, सतपुड़ा या मेघालय। तो भारत का प्रथम आरक्षित वन है ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा। के क्वेश्चन नंबर 7 है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस जंतु की संख्या में वृद्धि हो रही है? शेर, बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी बाघ। यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बाघ की संख्या में वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वह क्या कहलाता है? अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर या अजायब घर। यानी जंतु को जहाँ पर जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो जहाँ पर प्रदान किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अभयारण्य। देखिए अब उसे हम लोग अभयारण्य कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण हो उसे क्या कहते हैं? अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित क्षेत्र या जैव मंडल। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं जहाँ पर पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण हो उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अब ऐसा आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जैव मंडल कहते हैं, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ये क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 20, 19, 15 या 10। तो इसका सही जवाब है 19 यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंचमढ़ी जैव मंडल, ध्यान दीजिए, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग कौन नहीं है इनमें से? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पिपरिया अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य या पंचमढ़ी अभ्यारण्य। अब देखिए पंचमढ़ी से तो क्लियर है कि ये भी होगा, बोरी अभ्यारण्य भी है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी पिपरिया अभ्यारण्य जो है वो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है। कि मैंने कोशिश किया है आपके बीच में कि जो भी एक चैप्टर को उठाऊं तो उससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको मैं लगातार आपके बीच में रख रहा हूं। यानी उससे अगर 5 क्वेश्चन बनते हैं तो लगातार 5 क्वेश्चंस को आपके बीच में मैं बता रहा हूं। देखिए इस क्रम में अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो बाघ परियोजना को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1973, 30 जनवरी 1973, 1 अप्रैल 1973 या 13 अप्रैल 1973। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1973 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 420, 421, 425 या 426। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 426। देखिए फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो बल की प्रबलता किससे मापा जाता है? परिमाण, परिमाप, मापक या मापन। क्लियर है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा परिमाण। यानी बल की जो प्रबलता है वो परिमाण से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा या समान होगा? दोस्तों जब बल बराबर होगा तो पृष्ठ का क्षेत्रफल निश्चित ही ऑप्शन नंबर सी यानी कि कम होगा। देखिए जितने भी प्रश्न मैं आपके बीच में रख रहा हूँ ना वो सभी क्लास 8 तक के सिलेबस पर आधारित है। एनसीईआरटी बुक्स से मैं आपके बीच में ये सभी क्वेश्चंस का समावेशन किया है अपने सेट में और आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा। एक एक करके अभी बहुत से प्रश्न बनेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि पेशीय बल को क्या कहा जाता है? असंपर्क बल, संपर्क बल, दाब या घर्षण। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संपर्क बल। यानी पेशीय बल को संपर्क बल कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र या तलमंडल। अब देखिए, अगर ये मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती अगर जल रही है और ये लौ बन रही है, तो इसका जो सबसे बाहरी क्षेत्र है दोस्तों, वो सबसे गर्म होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ज्वाला का कौन सा भाग सबसे कम गर्म होता है? बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र या तलमंडल। अभी तो हम लोगों ने देखा कि कौन सा क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा गर्म होता है, बाह्य क्षेत्र, और सबसे कम जो गर्म होता है वो ऑप्शन नंबर सी आंतरिक क्षेत्र होता है, जो मोमबत्ती का सबसे गर्म क्षेत्र होता है, सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है, माफ़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक आवेशित सामान द्वारा किसी दूसरी आवेशित सामान पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? अब दोनों आवेशित है। अब देखिए, अस्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, संपर्क बल या घर्षण बल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही जवाब यही होगा जो आप, अगर आप में से अधिक इसका आंसर जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा स्थिर वैद्युत बल। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं कि द्रव्यों द्वारा लगाया गया दाब जब गहराई बढ़ेगा तो क्या होगा? कम होता है, समान रहता है, बढ़ता है? द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी द्रव्यों द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दरवाजे को जब धक्का दिया जाता है तो कैसा बल लगता है? अपकर्षण, अभिकर्षण, गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अपकर्षण बल लगेगा जब दरवाजे पर धक्का दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं और 22 है कि जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं, ध्यान दीजिए, समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होता है? बढ़ता है, कुछ किलोमीटर तक बढ़ता है और फिर घटता है। ऑप्शन सी है कुछ किलोमीटर तक कम होता है और फिर बढ़ता है। ऑप्शन डी है कम होता है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कम होता है। ये क्वेश्चन नंबर 23 है कि गोताखोर शरीर को बचाने के लिए विशेष सूट पहनते हैं जो उन्हें किस प्रकार से बचाता है? कम दबाव से, कम तापमान से, उच्च तापमान से या उच्च दबाव से? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च दबाव से वो सूट जो विशेष प्रकार का होता है जो वो पहनते हैं वो बचाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम होता है जब वह किस प्रकार से रहता है? उसके अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, मुड़े हुए पैरों के साथ बैठता है, जमीन पर सोता है या एक पैर पर खड़ा होता है? यानी सबसे क्या क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा डाला गया दाब जो पृथ्वी पर होता है सबसे कम कब होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जमीन पर जब मनुष्य सोता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है? लोहा, क्रोमियम, तांबा या एल्युमिनियम? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? पारा, सिरका, अशुद्ध जल, नमक का विलयन? तो ध्यान दीजिए कि विद्युत का कुचालक की बात हो रही है, तो ना पारा है, ना सिरका है, ना नमक का विलयन है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, अशुद्ध जल जो है वो विद्युत धारा का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंगों में परिवर्तन होता है। ये क्या संकेत करता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का या विद्युत धारा के त्वरित प्रभाव का? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु की वस्तुओं को इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए नहीं किया जाता? निकल, चांदी, क्रोमियम या सोडियम? अब देखिए, इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए नहीं किया जाता, ध्यान दीजिए, किस धातु का? तो देखिए, पहले जानते हैं कि किसका किसका किया जाता है। निकल का किया जाता है, चांदी का किया जाता है, क्रोमियम का किया जाता है। नहीं किसका किया जाता है?
ऑप्शन नंबर डी सोडियम का। मतलब जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सोडियम का नहीं किया जाता, बाकी ये जो 3 देख रहे हैं इसका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है और बिजली पास की जाती है तो सकारात्मक टर्मिनल पर बनने वाले बुलबुले वास्तव में किस गैस के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है और बिजली पास की जाती है तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर बनने वाला बुलबुला है वो वास्तव में कौन सा गैस है। हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, ऑक्सीजन है। देखिए जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 29 में देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। अब नेगेटिव टर्मिनल पर किस गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, यानी क्वेश्चन वही है, जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है और बिजली पास की जाती है तो ऋणात्मक टर्मिनल पर बनने वाले बुलबुले वास्तव में किस गैस के होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान हम कॉपर सल्फेट के घोल में थोड़ा पतला सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये जो कॉपर सल्फेट में पतला सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों मिलाते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। अम्लता बढ़ाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए, ताकि रंग अधिक प्रमुख हो जाए, कॉपर सल्फेट को जलाने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोसिस्टम सभी से प्रश्न मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर 31 क्वेश्चन का जो सही जवाब की बात करें तो होगा ऑप्शन नंबर बी, चालकता बढ़ाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान कॉपर सल्फेट के घोल में थोड़ा पतला सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब मैं आंसर बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए किसी वांछित धातु की किसी अन्य सामग्री पर विद्युत के माध्यम से परत जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रिक चढ़ाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक जमा या इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आप बार बार इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ रहे थे, आपको अगर इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो इस प्रश्न के बाद आपको जानकारी हो जाएगी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन किसका नियमन करती है, थायरोक्सिन, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल या इंसुलिन। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, थायरोक्सिन। यानी मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित जो हार्मोन जो है वो किसका नियमन करती है, तो थायरोक्सिन का करती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हार्मोन क्या होती है, भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, उसके बाद है अजैविक पदार्थ या जैविक पदार्थ। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, रासायनिक पदार्थ। यानी हार्मोन रासायनिक पदार्थ होती है। कि आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35, किशोरावस्था की ओर एक चैप्टर है NCERT बुक में साइंस का। तो किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है, 33, 45, 40 या 21। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 45% होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, छोटी माता, यक्ष्मा, डेंगू या पोलियो। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यक्ष्मा या जिसे क्षय रोग कहते हैं। दोस्तों ये जो है वो जीवाणु से होता है और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्षय रोग जो है टीबी एक प्रकार के जीवाणु के कारण होता है, जिस जीवाणु का नाम है वो क्या है, तो वह है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसे कहा जाता है। और क्षय रोग जो है वो एक वायुजनित रोग है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि डेंगू को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने के लिए हमें निम्नलिखित के प्रजनन को रोकने के उपाय करने चाहिए। अब देखिए इससे अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन देख लीजिए, एडिस मच्छर, पिस्सू, आग की चींटियाँ, एनाफिलीज मच्छर। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक,
तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एडिज मच्छर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 भी इम्पॉर्टेंट है कि केक पकाते समय खमीर तेजी से प्रजनन करते हैं। और ये जो प्रश्न है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खमीर तेजी से प्रजनन करते हैं और किस गैस यानी और कौन से गैस को पैदा करते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। अब देखिए केक के समय जो खमीर जो प्रजनन करते हैं तो उससे एक ऐसे गैस को पैदा करते हैं जो फुलाने के काम में आ जाता होगा। तो ये जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है केक पकाते समय खमीर, जो तेजी से प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रतिजैविकों के प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है, एड्स, डेंगू, टाइफाइड या मलेरिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा, टाइफाइड। यानी टाइफाइड जो है वो प्रतिजैविकों के प्रयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो बाकी के बारे में जान लें। देखिए उपरोक्त बीमारी में केवल टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया यानी साल्मोनेला टाइफी से होता है, जबकि अन्य जो सभी रोग हैं वो प्रोटोजोआ या वायरस के कारण होते हैं। के क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जनक हैजा का कारण बनता है, यानी हैजा किससे फैलता है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कुकुरमुत्ता या वायरस। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वायरस से हैजा फैलता है। हैजा का कारण बनता है कौन, वायरस। तो दोस्तों यह था हेड टीचर एग्जामिनेशन के न्यू सिलेबस पर आधारित साइंस का क्लास नंबर 3। उम्मीद है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी कारगर साबित हो, क्योंकि मैंने उन्हीं सब क्वेश्चंस को इसमें जगह दिया है जो आपके एग्जामिनेशन में आने की उम्मीद है। दोस्तों आगे भी मैं बाकी सब्जेक्ट का भी आपके बीच में क्लासेस और प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।